प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो प्रोग्राम में स्वागत है। क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, इसमें जो दो पेपर है हमारे पास में, एक पेपर है फर्स्ट पेपर जिसे हम कहते हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और जो दूसरा पेपर है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। इन दोनों के सिलेबस के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगी अगले वीडियो में। आज हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। कौटिल्य को आपने कई सीरियल्स में भी देखा होगा, सुना होगा, चाणक्य नीति। कई बार हम बात करते हैं चाणक्य नीति के बारे में। तो चाणक्य जो था उसको क्या है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य को अर्थशास्त्री माना जाता है, और कौटिल्य का जो पूरा नाम था वो था विष्णुगुप्त कौटिल्य। इनके नाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, किंतु कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्याय के आरंभ और अंत में ग्रंथ के लेखक के रूप में कौटिल्य का नाम लिखा है, और अंत में जो लिखा है वो उन्होंने विष्णुगुप्त लिखा है। अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के उपायों के विवेचन के क्रम में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उपायों का चित्रण किया है जिन्हें सामान्यतः नैतिक नहीं माना जा सकता। इसी कारण कौटिल्यता या धूर्तता के अर्थ में भी कौटिल्य शब्द का प्रयोग या उल्लेख किया जाने लगा है। कौटिल्य के काल में के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अर्थशास्त्र की रचना का समय 300 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। B.A. सालेटोर ने कौटिल्य के काल को और अर्थशास्त्र की रचना काल का व्यवस्थित विवरण देने का प्रयत्न किया है तथा कौटिल्य का काल 400 से 300 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। कौटिल्य के जो जन्म था वो उसके बारे में भी कोई एक मत नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब कौटिल्य की जन्म हुआ तो उस समय नंद वंश के महानंद का राज्य था। कौटिल्य ने जो है अपना मगध की ओर प्रस्थान किया, ज्ञान का प्रसार प्रचार किया तथा चंद्रगुप्त ने आचार्य को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। तो कौटिल्य का ये लिए कहा जाता है कि वो एक दृढ़ निश्चयी और अक्षुण्ण इच्छा शक्ति से युक्त विद्वान माने जाते हैं। कौटिल्य ने हम चर्चा करें कि उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में का रचना की। और जहाँ तक आपको एक क्लियर रहना चाहिए कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति की लौकिक आचरण और उसकी उन्नति के सारे संदर्भ अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र राज्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों रूपों में की है। इस ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण हैं, और प्रत्येक अधिकरण में राज्य से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। कौटिल्य ने, आज हम बात करें कि राज्य की उत्पत्ति का फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, तो देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत को अपनाया है। उनका कहना था कि जहाँ तक मनु ने ये माना था कि अराजकता की स्थिति में दुखों के पहाड़ से पीड़ित होकर के जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद को ग्रहण करने तथा संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने की बात कही थी, और प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया था कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारी का भाव धारण करेगी और निश्चित आय और अर्जित आय में से जो है एक निश्चित भाग कर के रूप में प्रदान करेगी। लेकिन कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उन्होंने बताया कि राज्य जो है वो मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को
अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। अतः ये माना जा सकता है कि कौटिल्य ने हॉब्स लॉक ब्रूसो की तरह, जो समझौतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, राज्य को अनुबंध का, समझौते का परिणाम माना है। क्लियर हो गया बिल्कुल कि कौटिल्य ने राज्य को मनु की तरह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार नहीं माना है और ना ही ये कहा है कि जो जनता है वो बाध्यकारी शक्ति के अनुरूप कार्य करेगी और फिर राजा की आज्ञा का पालन करेगी। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था का जो चित्रण किया है वह हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलता जुलता है। कौटिल्य का मानना है कि उस समय मात्स्य न्याय प्रचलित था, अर्थात कि किसी भी तरह की लॉजिक की बात नहीं थी, बल्कि क्या बात थी, हमेशा भौतिक शक्ति का बोलबाला था। ऐसी किसी संस्था के अभाव में जो दुर्बलों की रक्षा कर सके, दुर्बलों को बलवानों द्वारा पीड़ित किया जाता था। किंतु राज्य की उत्पत्ति के विषय में हॉब्स और कौटिल्य के विवेचन में जो है बहुत मेजर अंतर देखने को मिलता है। क्या? जैसे कि हॉब्स ने राज्य के पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था माना है, जिसमें न राज्य था, न समाज और न ही उचित अनुचित में भेद करने के लिए कोई मापदंड ही थे। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं, अराजक अवस्था कहा है। अर्थात कौटिल्य ने यह नहीं माना कि उस अवस्था में समाज का भी अस्तित्व नहीं था। कौटिल्य और हॉब्स के दृष्टिकोण के मध्य ये अंतर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि हॉब्स तो ये मानते थे कि राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था थी, जिसमें न राज्य था, न समाज था और न ही उचित अनुचित में भेद करने के लिए कोई मानदंड थे। जबकि कौटिल्य ने राज्य की पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं बल्कि अराजक अवस्था कहा है। इसका अर्थ यह है कि अराजक अवस्था का अर्थ है कि राज्य का मतलब समाज का अस्तित्व था, समाज में अराजकता व्याप्त थी। इसीलिए माना कौटिल्य ने जहाँ कि समाज का अस्तित्व स्वीकार किया है, जबकि हॉब्स ने उसे प्राकृतिक अवस्था माना है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में समाज के उचित अनुचित के मापदंडों का भी अस्तित्व न होने का परिणाम ये हुआ कि समाज की उत्पत्ति भी समझौते के द्वारा हुई, जिसके द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राज्य अपने अस्तित्व में आने से पूर्व ही विद्यमान किन्हीं मापदंडों को लागू करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ है। जो औचित्य के मापदंड हैं वो वास्तव में राज्य द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि राज्य की शक्ति अनियंत्रित है। हॉब्स के अनुसार राज्य की शक्ति अनियंत्रित है, क्योंकि राज्य के बिना औचित्य का कोई मापदंड, उचित अनुचित का कोई मापदंड ही नहीं हो सकता था। जबकि कौटिल्य ने माना कि राज्य धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है, और धर्म क्या है, वो राजकीय शक्ति के प्रजा पर प्रयोग की स्वाभाविक मर्यादा है। कौटिल्य राज्य को धर्म का सृजनकर्ता नहीं अपितु धर्म का संरक्षक मानते हैं। अर्थात वो राज्य को एक संस्था के रूप में उत्पन्न होने से पहले भी धर्म, नैतिक मूल्यों, उचित अनुचित के मापदंडों तथा मानवीय आचरण के उपयोगी सिद्धांतों के रूप में अस्तित्व में मानते थे। लेकिन समस्या क्या थी कि धर्म तो था, लेकिन धर्म को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस स्थिति के कारण क्या हुआ कि धर्म तो था, लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं था और उसको लागू करने के लिए कोई भी एजेंसी या संस्था नहीं थी। इस कारण क्या हुआ, मात्स्य न्याय प्रचलित हो गया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा धर्म बल की अपेक्षा भौतिक बल लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगा था। लोगों ने एक अनुबंध द्वारा राज्य की रचना की, धर्म को, नैतिक शक्ति को
माना और उसे एक अवलंबन यानी सहारा प्रदान किया, जिससे कि दुष्ट, आतंक और समाज कंटक चुनौती नहीं दे सकें। तो ये क्लियर हो गया कि पहली बात तो क्या हुई कि हॉब्स लॉ रूसो की तरह जो कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया राज्य की उत्पत्ति के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दो डिफरेंस हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हॉब्स ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति समझौतावादी सिद्धांत से हुई है, परंतु वह प्राकृतिक अवस्था से हुई है, जबकि कौटिल्य का मानना है कि समाज था, परंतु उस समाज में धर्म भी था, लेकिन उस धर्म को मर्यादित करने के लिए कोई एजेंसी, कोई संस्था नहीं थी, जिसलिए वो धर्म अधर्म का रूप ले लिया, चारों तरफ मत से न्याय प्रचलित हो गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सभी ने राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन रखा। इसीलिए राज्य का अस्तित्व समाज को दुष्ट लोगों से बचाने के लिए आततायी समाज कंटक चुनौती दी गई थी। तो क्लियर हो गया आपको कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया है। थैंक यू।